बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ जो है हम अपने आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बेटा एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है ना। उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने काफ़ी चीज़ें उसकी देखी हैं। मतलब कि पहले पार्ट में हमने सेलुलर चेंजेस देखी, वेस्कुलर चेंजेस देखी और सेलुलर रिक्रूटमेंट देखी, ठीक है जी। उसके बाद हमने वो जो है किस तरह से सेल्स जाकर इनगल्फ करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स को, जो इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट्स हैं उनको किस तरह से जो है जाके इनगल्फ करते हैं, हमने वो देखा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा केमिकल मीडिएटर्स की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि कौन से केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन में जो है काम करते हैं, या कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है, उसके बारे में आज हमारा जनरल व्यू है। बेटा मैं दोबारा आपको रिवाइज करूं कि हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसको लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक्यूट इन्फ्लेमेशन पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने वेस्कुलर चेंजेस को देखा और रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल्स देखी, और पार्ट 2 में जो है हमने मैकेनिज्म देखे उसके इनगल्फमेंट के। आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल मीडिएटर्स को, ठीक है जी। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है इसमें कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो हो सकते हैं, उसको आज हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। केमिकल मीडिएटर्स या मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो इसकी डेफिनेशन देखें। केमिकल मीडिएटर्स क्या हैं? द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर द सब्सटेंसेस that initiate and regulate the inflammatory reactions. So the chemical mediators of inflammation are that substances that can initiate and regulate the chemical reactions या inflammatory reactions। तो inflammatory reactions को initiate करने वाली substances और इनको regulate करने वाली जो substances हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम chemical mediators कहते हैं या mediators of inflammation बोलेंगे। So any substance that can act on the blood vessels, inflammatory cells or the other cells to mediate the specific inflammatory response will call the mediator. Okay, so any substance that act on the blood vessel, inflammatory cells or other cells and mediate the specific inflammatory response will call the chemical mediators। तो अब हमें chemical mediators की या mediators of inflammation की समझ आ गई है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट और रेगुलेट करते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल मीडिएटर्स की। वैसे तो केमिकल मीडिएटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई हैं, लेकिन कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? The most important mediators of acute inflammation are vasoactive amines, lipid products like prostaglandins and leukotrienes, cytokines including the chemokines and the products of the complement activation. Okay? Second point क्या है? Second point ये है कि mediators are easily secreted by the cells are generated from the plasma proteins। तो ये दो तरह से बनेंगे, या तो सेल सिक्रीट करेगा या फिर प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसको जनरेट करेगी। थर्ड पॉइंट देखें, द मेजर सेल टाइप्स दैट प्रोड्यूस द मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन आर द सेंटिनल्स, ठीक है ना। सेंटिनल्स क्या है? सेंटिनल्स आर दैट डिटेक्ट द इन्वेडर्स एंड डैमेज इन टिश्यू, दैट इज मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल या फिर नेस्ट सेल। So the major cell type that produce the mediators of inflammation are the sentinels, ठीक है ना। Sentinels that detect the invaders and damage in tissues, that is macrophage or dendritic cell और mast cell। फोर्थ पॉइंट देखें, जो प्लेटलेट्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं या एंडोथेलियल सेल्स हैं are the most epithelia can also be induce the elaboration of some mediators। तो मीडिएटर्स को इंड्यूस करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? प्लेटलेट्स हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, एंडोथेलियल सेल्स हो सकते हैं और फिर कुछ एपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है जी, एक्टिव मीडिएटर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस स्टिमुलाई।
तो बेटा नॉर्मली जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो आपके ब्लड में ट्रेवल करते रहेंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनको एक्टिव फॉर्म में जो है डिफरेंट स्टिमुलाई के जरिए लेके आया जाएगा। जब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे तब तक जो है उनका फंक्शन नहीं होगा, जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मोस्ट ऑफ मीडिएटर्स आर शॉर्ट लाइफ। बहुत सारे मीडिएटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत कम है। वन मीडिएटर कैन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अदर मीडिएटर। तो एक और बात भी है कि जो एक मीडिएटर है वो दूसरे मीडिएटर को की जो रिलीज है उसको इनिशिएट कर सकता है। मतलब एक अगर जो है वो मीडिएटर आ गया है तो वो दूसरे मीडिएटर्स की जो है वो रिलीज को इनिशिएट कर सकता है। दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द केमिकल मीडिएटर्स और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इसमें देखिए हमने पढ़ा है कि जो केमिकल मीडिएटर्स हैं, जो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, वो दो टाइप्स के हैं। वो तो प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव्ड भी हो सकते हैं और सेल ड्राइव्ड भी हो सकते हैं। तो सेल ड्राइव्ड कौन से होंगे, देखें, दे परफॉर्म द मीडिएटर्स इन सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स लाइक हिस्टामिन। हिस्टामिन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मैस्ट सेल हैं, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स हैं, और सीरोटोनिन है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन, तो इनके जो सोर्सेज हैं वो मैस्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट्स हैं। जो न्यूली सेंथिसाइज होंगे उनमें बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि सेल मेडिएटेड या सेल ड्राइव्ड हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, रिलेटिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, साइटोकाइंस हैं और न्यूरोपेप्टाइड्स है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ल्यूकोसाइट और मैस्ट सेल उनके सोर्सेज हैं। ल्यूकोट्राइन्स के जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स और मैस्ट सेल हो जाएंगे। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स में आर ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स, और रिलेटिव ऑक्सीजन स्पीशीज में ल्यूकोसाइट्स हो जाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड में मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल्स हैं। साइटोकाइन्स में मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, एंडोथेलियल सेल्स एंड मास्ट सेल्स हैं। और न्यूरोपेप्टाइड्स में जो है वो ल्यूकोसाइट्स और नर्व फाइबर्स हैं। तो ये सारे के सारे हैं सेल ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर्स। अब हम जाएंगे प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर्स की जानब। तो वो लीवर में जो है उनका मेजर सोर्स है, उसके बाद वो प्लाज्मा में आ जाएंगे। तो फिर वो दो तरह से हैं, या तो वो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन के जरिए जो है वो केमिकल मेडिएटर्स बनते हैं, या फिर फैक्टर 12 जो है हेमोजीन फैक्टर एक्टिवेशन के जरिए। तो कंप्लीमेंट एक्टिवेशन में कौन कौन से हैं, C3A है, ठीक है ना, और C5A है। C3A और C5A को एनाफेलाटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। इसके अलावा C3B है और C5B9 है जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और सेकंड इसमें जो है वो बेटा है फैक्टर 12 हेमोजिन फैक्टर, हेजिमेन फैक्टर या हेजिमेन फैक्टर एक्टिवेशन है। इसमें कौन कौन से, इसमें देखें, पहला है काइनिन सिस्टम, ब्रेडिकाइनिन, और फिर है उसमें कोआगुलेशन या फेब्रिनोलाइसिस सिस्टम, ठीक है जी। तो दीज आर द प्लाज्मा protein derived chemical mediators. So you have to know about the two types of chemical mediators. One is cell derived and other is plasma protein derived. You have the ability to differentiate these two chemical mediators. तो next इसमें देखें फिर जो सेल ड्राइव्ड हैं उनकी मजीद आगे सोर्सेज के साथ उनके एक्शंस भी लिखे हुए हैं। इसमें देखिए बेटा हिस्टामिन है, हिस्टामिन का सोर्स मैस्ट सेल है, बेसोफिल सेल और प्लेटलेट्स हैं। क्या करता है जी, वेजोडाइलेशन करवाएगा, इंक्रीज करवा देगा वेस्कुलर परमेबिलिटी को, एंडोथेलियल एक्टिवेशन करवा देगा। सीरोटोनिन क्या करवाएगा, उसका सोर्स जो है वो प्लेटलेट्स है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो मैस्ट सेल और ल्यूकोसाइट से आएंगे और वेजोडाइलेशन, पेन और फीवर करवाते हैं। ल्यूकोट्राइन्स जो है वो मैस्ट सेल ल्यूकोसाइट से आएंगे और क्या करवाते हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, कीमोटैक्सिस, ल्यूकोसाइट एडिशन और एक्टिवेशन करवाएंगे। प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर जो है वो ल्यूकोसाइट और मैस्ट सेल से आएंगे। और इसके अलावा इनका और ये फंक्शन है इनका वेजोडाइलेशन, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, ल्यूकोसाइट एडिशन, कीमोटैक्सिस, डी ग्रेनुलेशन और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का सोर्स है ल्यूकोसाइट्स और फंक्शन है इनका किलिंग ऑफ माइक्रोब्स एंड टिश्यू डैमेज। नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स है एंडोथेलियम और मैक्रोफेज और फंक्शन है इनका वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। साइटोकाइनिन्स में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 है। इनके सोर्सेज में मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल और मैस्ट सेल हैं। और
इनका फंक्शन है लोकल एंडोथेलियल एक्टिवेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एडहेरेंट मॉलिक्यूल, सिस्टेमिक फीवर, मेटाबॉलिक abnormalities, hypotension and shock. The final is chemokines. Chemokines sources is leukocyte activated macrophages and their function is to perform the chemotaxis and leukocyte activations. So the plasma protein derived, we will discuss about the plasma protein derived. Plasma protein derived are complement are the sources are the plasma produced in the liver. So their function is to leukocyte chemotaxis and activation, direct target cells, MAC, vasodilation, mast cell stimulation. काइनिन्स जो हैं इनके सोर्सेज में प्लाज्मा है, प्रोड्यूस्ड इन लिवर, इंक्रीज इनका फंक्शन है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजोडाइलेशन, और इसके अलावा बेटा पेन है. फिर है प्रोटीओएसिस एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द कोआगुलेशन. तो इसके सोर्सेज में प्लाज्मा प्रोड्यूस्ड इन लिवर और इसके फंक्शन में आ जाएगा एंडोथेलियल एक्टिवेशन और ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट. ये थे बेटा उनके फंक्शंस और उनके सोर्सेज. अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहले है वेजो एक्टिव अमाइन, जिसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है वो बेटा है जी हिस्टामिन. सो हिस्टामिन जो है वो क्या है, मैस्ट सेल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हिस्टामिन. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ब्लड वेजोफिल्स एंड प्लेटलेट्स. हिस्टामिन स्टोर्स एज ग्रेन्यूल्स and released by degranulation in response to the various stimuli like the physical injurious and antibodies mediated hypersensitivity activation, reactivation and complement products like anaphylaxin C3A and C5A, and fourth इसमें आ जाएगा neuropeptides like substance P and cytokinins interleukin 1 and interleukin 8. So these are the sources या stimulus for the histamine activation या production. Histamine causes the dilation of arterioles and increases the permeability of the venules. Okay, so it also acts as principal mediators of immediate transient phase. It increases the vascular permeability, produces the interendothelial gaps in the venules, जिसके जरिए बेटा इंटरएंडोथेलियल गैप्स में ही सही वो सारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बाहर आएंगी. इट ऑल्सो एक्ट्स एज वेजोएक्टिव इफेक्ट्स आर मेडिएटेड मेनली बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स कॉल्ड द H1 रिसेप्टर्स. तो इसको जुड़ने के लिए जो है हिस्टामिन को एक रिसेप्टर चाहिए जिसको H1 रिसेप्टर बोलते हैं. वो माइक्रोवेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद होता है. सो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो हैं वो जाहिर बात है, अब बेटा हिस्टामिन को काम करने के लिए H1 रिसेप्टर चाहिए. तो अगर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बना रहे तो उसमें वो मोस्टली क्या करते हैं, उसमें H1 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट जो है वो एंटागोनिस्ट बनाए जाते हैं दैट बाइंड एंड ब्लॉक द रिसेप्टर. सो एक्ट बाय द H1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन माइक्रोवेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स. सो दे एक्ट बाय द H1 रिसेप्टर्स that are present on the microvascular endothelial cells. So here is the mechanism of action of histamine. Like histamine H1 रिसेप्टर्स हैं, H2 रिसेप्टर्स हैं और H3 रिसेप्टर्स हैं. H रिसेप्टर्स हैं, H1 रिसेप्टर्स क्या करेगा, इसमें इंक्रीज कैल्शियम हो जाएगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इंक्रीज परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी, वेजोडाइलेशन करवा देगा, सेंसरी नर्व एंडिंग पेन और इचिंग करवाएगा. जो H2 रिसेप्टर हैं वो कैसे एक्टिवेट होंगे, वो इंक्रीज कैम के जरिए होंगे. ये क्या करवाएंगे, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन करवाएंगे ब्लड वेसल्स की. ठीक है जी. उसके अलावा वेजोडाइलेशन है, इंक्रीज परमिएबिलिटी है. ठीक है जी. और H3 रिसेप्टर जो हैं वो साइको प्रीसिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं. और इनमें क्या होगा, ये डिक्रीज करवा देंगे हिस्टामिन रिलीज और डिक्रीज करवा देंगे सेक्रेशन ऑफ वेजोडाइलेशन. यहाँ पर बेटा हिस्टामिन है, ये मॉलिक्यूल हिस्टामिन, इसमें कुछ हमने जो है पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि H1 एंटागोनिस्ट लाइक फेक्सोफिनाडीन और H2 एंटागोनिस्ट इसमें जो है रेनिटीडीन. ठीक है ना, रेनिटीडीन. तो इनमें क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, बाउल पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करवा देंगे, वेजोडाइलेशन परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवाएंगे और HCl की प्रोडक्शन इन द पैरेटल सेल ऑफ द स्टोमिक
will also be increased due to the histamine. Next is the serotonin. Serotonin is 5-hydroxy tryptamine. So it is preformed mediator. It is present in the platelets and certain endocrine cells like the GIT. Its primary function is of the neurotransmitter. It also acts as vasoconstriction. In some cases it acts as vasoconstriction, but the true mechanism is still unknown. So next is the arachidonic acid metabolites. These are lipid mediators, prostaglandins and leukotrienes, and are produced from the arachidonic acid AA present in the membrane of membrane phospholipids and stimulate the vascular and cellular reactions in inflammation, acute inflammation. तो एराकिडोनिक एसिड क्या है? ये एक 20 कार्बन से बनी हुई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेज और बाय कन्वर्जन फ्रॉम द एसेंशियल फैटी एसिड्स टू लाइक द लिनोलिक एसिड. So the mechanism that induce the arachidonic acid metabolites are like chemicals and physical stimuli and some other mediators like C5A and causes the release of the AA. So arachidonic acid derived mediators are also called the eicosanoids. Okay, eicosanoids. Arachidonic acid derived mediators are also called the eicosanoids. So eicosanoids bind to their mechanism is that eicosanoids bind to the G protein coupled receptors on many cell types and can mediate virtually every step of inflammation. इसमें देखें बेटा प्रिंसिपल एक्शन ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स. इसमें देखें क्या है, वेजोडाइलेशन है, कौन करवाएगा? अभी हमने कहा है कि इकोसिनॉइड्स जो हैं वो क्या है बेटा, ए ड्राइव मेडिएटर्स को हम इकोसिनॉइड्स कहते हैं. तो इकोसिनॉइड्स में वेजोडाइलेशन में कौन सा आ जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन L1, ठीक है ना, जिसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन D2. वेजोकंस्ट्रिक्शन में कौन से होंगे? थ्रोम्बोक्सेन A2 एंड ल्यूकोट्राइन C3, C4 एंड E4. इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी कौन करवाएगा? ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4. कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइट एडहिजन कौन करवाएगा? ये करवाएगा ल्यूकोट्राइन्स B4 एंड HETE. और HETE क्या है? ये है हाइड्रोक्सी इकोस्टीरानोइक एसिड. हाइड्रोक्सी इकोस्टीरानोइक एसिड. नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी केमिकल मेडिएटर्स हैं. ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैस्ट सेल, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स एंड मेनी अदर सेल्स. ठीक है ना, ये बेटा इनकी प्रोडक्शन होगी मैस्ट सेल में, मैक्रोफेजेस सेल में, एंडोथेलियल सेल में और बहुत सारे दूसरे सेल में. ये वेस्कुलर और सिस्टेमिक रिएक्शन इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व हैं. ये जो है दो एक्शंस के जरिए जो हैं प्रोड्यूस होते हैं. साइक्लो ऑक्सीजिनेज जिसको हम COX-1 और COX-2 कहते हैं. COX-1 क्या है? COX-1 इज प्रोड्यूस्ड इन इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई एंड इट सर्व एज होम्योस्टैटिक फंक्शन. COX-2 क्या है? COX-2 जो है वो प्रोड्यूस होता है इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई के जरिए और ये जनरेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, लेकिन किसकी गैर मौजूदगी में? इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यूज. So prostaglandins are divided into series based on the structural features as coded by a letter prostaglandin D, prostaglandin E, prostaglandin F, prostaglandin G and prostaglandin H and a subscript. इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? prostaglandins को वो कहते हैं कि हम इस तरह से लिखेंगे और जो सबस्क्रिप्ट न्यूमेरिकल है 1 या 2 वो नंबर्स के जरिए जाहिर किया जाएगा. डबल बाउंड, ठीक है ना, इन द कंपाउंड विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डबल बाउंड्स. तो इनके मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ डबल बाउंड्स होंगे वो 7 नंबर्स लिखे जाएंगे. बात समझ आ गई कि नहीं? जैसा कि अभी हमने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन 2 है, तो 2 क्या जाहिर करता है? 2 ये जाहिर करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन डी के मॉलिक्यूल में 2 डबल बाउंड जो है वो मौजूद है. Pg2 प्रोड्यूस्ड बाय द मैस्ट सेल अलोंग विद द PgE2. ठीक है जी. तो इसका लिखने का तरीका ये है कि Pg प्रोस्टाग्लैंडिन डी उसका मॉलिक्यूल और जो 2 है वो उसमें पाए जाने वाले जो है वो क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं.
अच्छा, PG2E के बारे में पढ़ा, इट causes the vasodilation, increase the permeability of the post capillary venules, ठीक है ना, ये करवाएगा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में परमेबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा, लिहाजा वो क्या करता है, पोटेंशिएटिंग द एडिमा फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो एडिमा फॉर्मेशन करवा देगा। PGF2 क्या है, PGF2 स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड स्मॉल आर्टरियोल्स। Prostaglandins are also involved in the pathogenesis of pain and fever and inflammation. So prostaglandin E2 is prostaglandin E2 is hyperalgesic, makes the skin hypersensitive to painful stimuli. ये बेटा इनके थोड़े से फंक्शंस हैं, यहाँ पे आपको सही नजर नहीं आ रहे बेटा, जो आपकी बुक है उसमें सही नजर आ रहे होंगे। इसमें ऊपर से देखें तो ये नजर आता है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनमें फिर स्टीरॉइड्स इनहिबिटर्स क्या करेंगे, फॉस्फोलिपाइजेज में कन्वर्ट कर देंगे। फिर एराकिडोनिक एसिड है वो आगे दो तरह से जो है वो कन्वर्ट होगा, COX-1 और COX-2 इनहिबिटर्स, एस्पिरिन और एंडोमेथिसिन इनहिबिटर हैं। फिर साइक्लो ऑक्सीजनेज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होगा। प्रोस्टासाइक्लिन जो है PGL1 जो है वो क्या करवाएगा, काजेज द वेजोडाइलेशन, इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन। और थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करवाएगा, इट काजेज द वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्रोमोट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंड PGD2 and PGE2 causes the vasodilation, increase permeability of the vasculars। दूसरी जानब अगर हम यहाँ इस साइड पे जाते हैं तो इसमें ये देखें 5 लाइपोक्सीजिनेज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 5-HTETE में, जो कि 5-HTE में कन्वर्ट होगा। ये क्या करवाएगा, ये ल्यूकोट्राइन्स A4 को कन्वर्ट करवा देगा ल्यूकोट्राइन्स B4 के अंदर। और इसके क्या फंक्शंस हैं, फिर ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ल्यूकोट्राइन्स 4C4 में, और ल्यूकोट्राइन्स जो है वो D4 में, और आखिर पे ल्यूकोट्राइन्स E4 के अंदर। फंक्शंस इनके क्या है, फंक्शंस इसमें ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है इनहिबिशन है, और इसके अलावा 1,2 लिपो ऑक्सीजिनेज, तो 1,2 लिपो ऑक्सीजिनेज करवाएगा लिपोक्सिन A1 LXA1 और लिपोक्सिन B4 LXB4 जो है, जो कि 5-HPETE से बनेगा। ये इनहिबिशन करवाता है इन्फ्लेमेशन की। उसके बाद इनके बेटा और दो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जिसमें थ्रोम्बोक्सिन है A2 है, जिसको TXA2 बोलते हैं, और दूसरा है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है जी। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 या TXA2 क्या है, इट इज ड्राइव्ड बाय द एक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स। इट्स फंक्शन क्या है इसके, ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करवाएगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। इट इज अनस्टेबल एंड कन्वर्टेड टू द इनएक्टिव फॉर्म्स TXB2। प्रोस्टासाइक्लिन है नेक्स्ट इसका मेंबर, ये जो है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज जो है इसके एक्शन से जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये वेस्कुलर एंडोथेलियम में मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी और इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। नेक्स्ट जो है केमिकल मेडिएटर बेटा वो है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स एंड मैस्ट सेल बाय द एक्शन ऑफ द लिपोऑक्सीजिनेज एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द वेस्कुलर एंड स्मूथ मसल रिएक्शंस एंड ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। इनके फिर आगे बेटा 3 टाइप्स हैं लिपोऑक्सीजिनेज, ठीक है ना, और दूसरा है LTB4, और इसके अलावा कुछ दूसरे होते हैं। तो लिपोऑक्सीजिनेज क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स में मौजूद होगा, ये कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड को 5-हाइड्रोक्सी इको स्टेरिनोइक एसिड के अंदर, और इसके अलावा ये कीमोस्टैटिक के तौर पे भी एक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स के लिए। LTB4 क्या है, ये कीमोटैक्टिक और न्यूट्रोफिलिक एक्टिवेटर है, और ये एग्रीगेशन और एडिशन करवाता है सेल्स की वेन्युलर एंडोथेलियम के अंदर, और इसके अलावा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जनरेशन करवाता है और लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करवाता है। जो तीसरे हैं इसमें सिस्टीनाइल कंटेनिंग ल्यूकोसाइड, उसमें LTC4, LTD4 और LTE4 हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा इसके अलावा इनमें काजेस क्या हैं, इंटेंसिव वेस्कुलर वेजोकंस्ट्रिक्शन है, ब्रोंकोस्पेज्म है इंपॉर्टेंट जिसमें इस्तेमा है,
और इसके अलावा जो है बेटा ये इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द वेन्यूल्स करवाएंगे। फिर है बेटा लिपोक्सिन्स। लिपोक्सिन्स क्या है? दीज आर जनरेटेड फ्रॉम द एराकिडोनिक एसिड बाय द लिपोक्सिजिनेज एंजाइम्स पाथवे। इट सप्रेसेस द इन्फ्लेमेशन बाय इनहिबिटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। So third function is that inhibit the neutrophils chemotaxis and adhesion to the endothelium. Pharmacological inhibitors of the prostaglandins and leukotrienes कौन कौन से हैं बेटा? इसमें फर्स्ट है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स। तो एस्पिरिन और दूसरी जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो इनको इनहिबिट करती हैं। इनहिबिट वो दोनों को ही करेंगी, कॉक्स 1 को भी करेंगी और कॉक्स 2 को भी करेंगी। कॉक्स 1 की जानब जाते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन एंड हीमोस्टैटिक फंक्शंस लाइक फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इन द किडनीज, cytoprotection in the gastrointestinal tract. So COX-2 क्या करवाएगा? जनरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ओनली इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। COX-1 क्या करवाएगा बेटा? COX-1 फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाएगा किडनीज के अंदर और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जबकि COX-2 क्या करवाएगा? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में जो है इन्वॉल्व है। दूसरे इसमें बेटा आ जाएंगे लिपोक्सिजिनेज इनहिबिटर जिसमें ज़ैल्यूटिन है और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का, जो कि रिड्यूस करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन को जीन्स की, जो कि COX-2 को इनकोड करेगा और इसके अलावा फास्फोलाइपेजेस A2 को और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करवाएंगे। साइटोकाइंस इनमें आ जाते हैं बेटा इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स और नाइट्रिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा बेटा ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर जो हैं वो एंटागोनिस्ट, वो क्या करते हैं? वो ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को, जैसे कि मोंटील्यूकैस्ट, ठीक है ना, मोंटील्यूकैस्ट रिसेप्टर है। नेक्स्ट जो केमिकल मीडिएटर्स है वो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस हैं। साइटोकाइंस आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेनी सेल टाइप्स एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। और दे क्या करते हैं? ये मीडिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को। फिर बेटा आ जाते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 serves critical role in the leukocytes recruitment by promoting the adhesion of leukocytes to the endothelial cell and by migration of through the vessel। बेटा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 जो है ये ल्यूकोसाइट्स के रिक्रूटमेंट करवाएंगे और एडहेजन करवाएंगे, ठीक है जी। फिर क्या है? प्रोड्यूस्ड कहाँ से होंगे? ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजी से, डेंड्राइटिक सेल से, टी लिम्फोसाइट, मैस सेल और इंटरल्यूकिन 1 जो है ये एपिथेलियल सेल से भी प्रोड्यूस होगा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो एंटागोनिस्ट हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज। They play important role in endothelial activation of leukocytes and other cells and systemic acute phase response। ये बेटा कुछ साइटोकाइंस हैं, उनके प्रिंसिपल सोर्सेज हैं और इनके एक्शंस हैं। लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, सोर्स है मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल, टी सेल। इट स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एंडोथेलियल एडहेजन मॉलिक्यूल्स एंड सेक्रेशन ऑफ अदर साइटोकाइंस एंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स। इंटरल्यूकिन 1 जो है ये क्या करेगा? मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल और एपिथेलियल सेल से आएगा और ये बिल्कुल ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की तरह है और इसके अलावा ये फीवर करवाएगा। इंटरल्यूकिन 6 जो है ये मैक्रोफेजेस और दूसरे सेल से आएगा, ये सिस्टेमिक इफेक्ट करता है, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स देता है। कीमोकाइनेस जो है इसमें मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल और टी लिम्फोसाइट्स और मैस्ट सेल और दूसरे सेल से आएंगे। ये रिक्रूटमेंट करवाएंगे ल्यूकोसाइट्स की एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, माइग्रेशन ऑफ द सेल्स इन नॉर्मल टिश्यूज। इंटरल्यूकिन 17 क्या है? इसका सोर्स है टी लिम्फोसाइट, ये रिक्रूटमेंट करवाएगा न्यूट्रोफिल्स की मोनोसाइट्स के साथ। फिर बेटा आ जाते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इनके क्या काम है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बेटा 3 है, इंटरल्यूकिन 12 और इसके अलावा जो है इंटरफेरोन गामा और इंटरल्यूकिन 17। तो इंटरल्यूकिन 12 क्या है? इसका सोर्स है डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस। ये इंटरफेरोन गामा की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाएगा। इंटरफेरोन गामा जो है वो इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज में टी लिम्फोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये क्या करवाएगा? एक्टिवेशन करवा देगा मैक्रोफेजेस की, इंक्रीज एबिलिटी टू किल द माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स।
इंटरल्यूकिन 17 क्या है, ये इसके सोर्सेज में टी लिम्फोसाइट्स हैं और ये रिक्रूटमेंट करवाएगा न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट्स की। ये बेटा कुछ फंक्शंस हैं लोकल इन्फ्लेमेशन में, देखें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 है, ये क्या करवाएगा, इंक्रीज परमेबिलिटी करवा देगा, इंक्रीज एक्सप्रेशन और एंड एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल, एंडोथेलियल सेल्स जो है उनके दरमियान में स्पेस पैदा कर देगा, ल्यूकोसाइट्स जो है इसकी एक्टिवेशन करवाएगा। सिस्टेमिक जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं इसमें देखें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेंगे और फीवर काज करवाएंगे, लिवर के ऊपर एक्यूट फेस प्रोटीन्स जो हैं, और इसके अलावा जो है वो बोन मैरो में ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन करवाएंगे। सिस्टेमिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है, टीएनएफ क्या करवाता है, हार्ट में आउटपुट को जो है कम कर देगा, एंडोथेलियल सेल और ब्लड वेसल जो है इनके ऊपर क्या असरात है, इनमें थ्रोम्बोसिस काज करवाता है और इंक्रीज परमिएबिलिटी को इंड्यूस करवाता है। मल्टीपल टिश्यूज में टीएनएफ और IL-1 क्या करवाएंगे, स्केलेटल मसल्स को ज्यादा करेंगे और इंसुलिन जो है रेजिस्टेंट पैदा करेंगे। नेक्स्ट केमिकल मेडिएटर बेटा जो है वो है कीमोकाइन। Chemokines is a family of small 8 to 12 chemodynamic proteins, KD ये इसका यूनिट है, proteins that act primarily on the chemoattractants for the specific types of leukocytes. About 14 different types of chemokines and 20 different types of receptor for chemokine have been identified. So they are classified into the 4 major groups according to their arrangements of the cysteine residues in the protein, like CXC chemokines, CC chemokines, C chemokines and CX3C chemokines. They are divided into the 4 groups. Chemokines may be displaced at high concentration attached to the proteoglycans on the surface of the endothelial cells and in the extracellular matrix. They have 2 main functions, in acute inflammation ये बेटा और इन chronic inflammation, ठीक है ना। acute inflammation में क्या है, acute inflammation में inflammation chemokines are the ones who produce whose production is induced by the microbes and the other stimuli. They chemokines stimulate the leukocyte attachment to the endothelium by acting on leukocyte to increase the affinity of integrins, and they stimulate the migration chemotaxis of the leukocytes in tissues to the sites of infection or tissue damage. Maintenance of leukocyte architecture. Some leukocytes are produced constitutively in the tissues and are sometimes called the hemostatic chemokines. They organize the various cell types in different automatic regions of tissues like T cells and B lymphocytes and discrete the area of spleen and lymph nodes. फिर बेटा नेक्स्ट केमिकल मेडिएटर्स हैं वो आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है is a complement system is collection of soluble proteins and membrane receptors that function mainly in host defense microbes in the pathological inflammatory reactions. ये collection है soluble proteins की और receptors की जिनका काम क्या है, डिफेंस है against the microbes, ठीक है ना। ये एक soluble proteins और receptors का complex है। The system consists of more than 20 proteins, some of which are numbered as C1 to C19. This system functions in both innate and adaptive immunity for the defense against the microbial pathogens, and in this system the critical step in the complement activation is proteolysis of the third, the most abundant complement C3. Cleavage of C3 can occur by one of the 3 pathways. तो क्लीवेज जो है वो C3 की वो 3 तरीकों से होती है बेटा, एक है क्लासिकल पाथवे, फिर है अल्टरनेटिव पाथवे, फिर है लेक्टिन पाथवे। क्लासिकल पाथवे क्या है, विच इज ट्रिगर्ड बाय फिक्सेशन ऑफ C1 टू द एंटीबॉडी IgM IgG एंड दैट हैज कंबाइंड विद द एंटीजन। बेटा जो क्लासिकल पाथवे है C3 के एक्टिवेशन का, उसमें ये IgG और IgM एंटीबॉडीज के साथ जाके मिलेगा। अल्टरनेटिव पाथवे में कैसे ये एक्टिवेट होता है, माइक्रोबियल सरफेस के साथ अगर ये जाकर टच होता है तो लाइक एंडोटॉक्सिन और लिपोपोलीसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीसैकेराइड, कोब्रा वेनोम है जिसमें, ठीक है ना, सांप का जो जहर है और कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं उनके साथ अगर ये जाकर टकराएगा तो फिर अल्टरनेटिव पाथवे इंड्यूस होगा।
और लैक्टिन पाथवे कब इंड्यूस होगा? जब प्लाज्मा मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन जो है वो जाकर कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रोब्स के साथ जाकर अटैच होता है। ऑल थ्री pathways of complement activation lead to the formation of an active enzyme called the C3 convertase, which splits the C3 into the two functionally distinct fragments like C3A and C3B. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा 3 पाथवेज हैं। ये अल्टरनेटिव पाथवे है जो माइक्रोब से होगा, क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी से होगा और लेक्टिन पाथवे जो है वो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन से होगा। ये सारे के सारे क्या करेंगे? C3B और C3B बना देंगे और फिर C3A बनाएंगे। C3A जो है वो आगे जाके जो है C5A और C3A के जरिए जो है वो इन्फ्लेमेशन क्रास करवाएगा और रिक्रूटमेंट करवाएगा और एक्टिवेशन करवाएगा ल्यूकोसाइट्स की। इसके अलावा माइक्रोब्स की डिस्ट्रक्शन करवाएगा। जबकि जो C3B है ये बेटा रिकॉग्नाइज किया जाएगा C3B फैगोसाइटोटिक रिसेप्टर्स के जरिए और ये फैगोसाइटोसिस करवाएगा। जबकि जो अगर ये मैक और लाइसिस माइक्रोब्स के साथ जो है मैक क्या करवाएगा? लाइसिस करवा देगा माइक्रोब्स की। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स मैक, ठीक है ना। अगर C3B मैक की जानब जाता है तो ये लाइसिस करवा देगा, ठीक है ना। ये इसके थोड़े से फंक्शन है। अब यहाँ पर आप देखें एंटीजन क्लासिकल पाथवे की जानब आते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी IgM जो है ये C1 को एक्टिवेटेड जो कि इनएक्टिव है इसको एक्टिवेटेड C1 में कन्वर्ट करेगा और ये फिर C4 और C2 के साथ मिलकर C4B और 2B बना देगा जो कि क्लासिकल पाथवे के जरिए आता है। इसके अलावा फिर ये कन्वर्ट कर देगा C5 कन्वर्टेज जो है ये इसको C4B 2B और 3B जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक पाथवे जो है ये क्या करवाएगा? C1 को एक्टिवेटेड C1 में कन्वर्ट करवाएगा और ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के जरिए होगा, ठीक है जी। और जो अल्टरनेटिव पाथवे है ये C3 को C3B के अंदर कन्वर्ट कराएगा। इसमें फैक्टर B और फैक्टर D भी शामिल हो जाएंगे। ये मेनली माइक्रोबियल सरफेस और पॉलीसेकेराइड से एक्टिवेट होगा। ये C3B कैपिटल B और ये अल्टरनेटिव पाथवे की जानब ले जाएगा। और इसके अलावा ये दोबारा फिर अल्टरनेटिव पाथवे और C5 कन्वर्टेज है ये वाले, ठीक है ना, इनकी जानब जो है वो उसके ले जाएगा। फिर है जी इनके फंक्शंस। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हैज 3 मेन फंक्शन: इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीजनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस एंड सेल लाइसिस। और इसकी जो रेगुलेशन है वो भी 2 तरीकों से होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। पहला है जी C1 इनहिबिटर। C1NH blocks the activation of, ये कैसे काम करता है? It blocks the activation of C1. Inherited deficiency of the inhibitor is the cause of the heredity angioedema. अगर इसकी कमी हो जाती है तो बेटा heredity angioedema हो सकता है। दूसरा है decay accelerating factor DF and CD59. So these are the 2 proteins that are linked to the plasma membrane by the glycophosphatidylate एंकर, ठीक है ना, GPI। अदर कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनमें प्रोटियोलाइटिकली क्लीवेज एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे। फिर है बेटा प्लेटलेट। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में है। इसमें बेटा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PF क्या है? ये फॉस्फोलिपिड ड्राइव्ड मेडिएटर है, सेक्रीट किया जाता है प्लेटलेट से, बेजोफिल सेल से, मैस्ट सेल से, न्यूट्रोफिल से, इसके अलावा बेटा मैक्रोफेजी से और एंडोथेलियल सेल से। इट कॉजेज द प्लेटलेट एग्रीगेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एट लो कॉन्सेंट्रेशन। इट इंड्यूसेस द वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीजेस द वेस्कुलर परमिएबिलिटी। प्रोडक्ट्स ऑफ कोagulation में हैं बेटा काइनिन्स हैं, ब्रेडिकाइनिन्स हैं और न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। Cainins क्या हैं? They are vasoactive peptides derived from the plasma protein called the caninogens by the action of the specific proteases called the callicarins. Bradykinins क्या हैं? Bradykinin increase the vascular permeability, causes the contraction of smooth muscle, dilation of blood vessels and pain which when injected to the skin. The third one is neuropeptide, that is also the product of coagulation. It causes the neuropeptides are secreted by sensory nerves and various leukocytes. Its function क्या है? It plays role in the initiation and regulation of the inflammatory response. ये बेटा कुछ
रोल हैं मेडिएटर्स के डिफरेंट टाइप्स में। इसमें देखें रिएक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन और प्रिंसिपल मेडिएटर्स। वैसोडाइलेशन में कौन कौन से होंगे बेटा? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी में हिस्टामिन और सेरोटोनिन है, C3A, C5A, बाय लिबरेटिंग एक्टिव वैसो एक्टिव अमाइंस फ्रॉम द नेस्ट सेल एंड अदर सेल। इसके अलावा बेटा ल्यूकोट्राइन्स हैं, C4, D4, कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइड रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन में कौन कौन से होंगे मेडिएटर? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 है, कीमोकाइंस है, C3A है, C5A है, ल्यूकोट्राइन्स B4 है। फीवर में कौन कौन से होंगे? इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। पेन में है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन। और टिश्यू डैमेज में बेटा हो जाएंगे लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो ये थे बेटा आपके केमिकल मेडिएटर्स। होप्स हो कि आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। बेटा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मेडिएटर्स हैं। तो इसको काइंडली आपने यहाँ से भी पढ़ना है और बुक से भी आप लोगों ने पढ़ना है। मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपने इसको बुक से एक दफ़ा थॉरोली लाजमी पढ़ना है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं केमिकल मेडिएटर्स, या इसको मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कहते हैं। तो इसको जो है बेटा हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। केमिकल मीडिएटर्स क्या हैं? इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हमने, 2 टाइप्स पढ़ी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन और सेल मेडिएटेड ड्राइव्ड की, और वैसो एक्टिव अमाइंस। फिर इसमें हमने टाइप्स पढ़ी हैं बेटा, हिस्टामिन के बारे में हमने पढ़ा है, मैकेनिज्म पढ़ा है उसका, और सीरोटोनिन पढ़ा है, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़े हैं, ठीक है जी, थ्रोम्बोक्सिन, A2 और प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये पढ़ा है, ल्यूकोट्राइन्स पढ़े हैं, लिपोक्सिन्स पढ़े हैं, फार्माकोलॉजिकल इनहिबिटर्स पढ़े हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स के, साइटोकाइनिन्स और कीमोकाइनिन्स को टच किया है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन 1 को टच किया है, कीमोकाइनिन्स को देखा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हमने देखा है, उसकी एक्टिवेशन और इसके 3 पाथवेज को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा इसकी रेगुलेशन और फंक्शन को हमने डिस्कस किया है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को हमने देखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोगुलेशन को देखा है जिसमें कैनिन, ब्रेडिकाइनिन और न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, और आकर के हमने जो है कुछ केमिकल मेडिएटर्स और उनके जो रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उनको हमने देखा है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा, और अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो बेटा आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको बुक से थॉरोली पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।